11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 11th की फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट, हाँ हमारी जो यूनिट चल रही है ये सबसे बड़ी यूनिट है। आज जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं ये उस यूनिट के पहले भाग का दूसरा वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही आपने सुना। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी यूनिट की बात कर रहा हूं तो बताना चाहूंगा, हमारी फिजिक्स में एक यूनिट है जिसका नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की यूनिट में जो हमारा पहला भाग है वो है सॉलिड्स का, जिसमें हम लोग बात करते हैं सॉलिड्स के द्वारा शो किए जाने वाली एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आज के वीडियो लेक्चर से पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। सो अगर गलती से कोई भी 11th क्लास का बच्चा आज का वीडियो लेक्चर बल्क प्रॉपर्टीज के टॉपिक में पहली बार देख रहा है तो मेरी आपको सजेशन है कि आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले, इससे पहले अपलोड किए गए पार्ट 1 वीडियो लेक्चर को देखना ना भूलें, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है। हम आज क्या बात करेंगे? Today's video lecture is again a continuity of what we have studied so far। मतलब जो अब तक मैं पढ़ा चुका हूं वो सारी बातों का मैं जिक्र करूंगा और एक नए टॉपिक, एक बहुत ही प्यारे 5 नंबर के क्वेश्चन। जी हां, आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक 5 मार्क्स का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। Describe in detail the entire explanation of stress strain curve। एक बच्चा बोला ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फिजिक्स के अंदर इस यूनिट में, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए सॉलिड्स में, जब अलग 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 प्रकार के सॉलिड्स को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है या जब उन पे अलग अलग प्रकार का फोर्स लगाया जाता है, तो ये आप भी अच्छी तरह जानते हो, कॉमन सेंस है कि दुनिया में जितने भी सॉलिड्स हैं या आम तौर पे हमारे सामने जितने भी सॉलिड्स हमें देखने को मिलते हैं वो सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। कुछ सॉलिड्स का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है इलास्टिसिटी के टर्म्स में और कुछ सॉलिड्स का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है प्लास्टिसिटी की टर्म्स में। उधर देखा जाए तो ऑन द अदर हैंड कुछ सॉलिड्स का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है रिजिडिटी की टर्म में और कुछ सॉलिड्स का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है सॉफ्टनेस की टर्म में। साफ साफ कहो ना सर कि सभी सॉलिड्स का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। इसलिए जब अलग अलग सॉलिड्स के बिहेवियर को स्टडी किया गया ग्राफिकली और उन पे लगाए जाने वाले स्ट्रेस को उनमें आने वाले स्ट्रेन के साथ कंपेयर किया गया तो एक ग्राफ बनकर आता है जो कि जनरल सा ग्राफ है। वो सारे मटेरियल्स के लिए सेम ग्राफ अप्लाई नहीं होता, लेकिन एक जनरल सा ग्राफ, अगर हम एक इलास्टिक मटेरियल की बात करें, एक बच्चा बोला जैसे कि आप किस मटेरियल की बात कर रहे हो, तो मैं अपने साथ एक मटेरियल लेके बैठा हूं। आपने इसे अक्सर देखा होगा, हमारे पास स्पाइरल नोटबुक होती है और स्पाइरल नोटबुक में इस तरह का स्प्रिंग बहुत बार इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इसे बहुत केयरफुली देखो तो अभी मैंने इस पे कोई फोर्स लगाना शुरू नहीं किया है, तो दिस इज अ स्प्रिंग। अगर मैं स्प्रिंग के लोअर एंड पे कोई वजन लटका देता हूं तो आप अच्छी तरह जानते हो कि वजन लटकाने से स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। आप अभी देख पा रहे हो कि आई कैन स्ट्रेच इट टू अ मैक्सिमम पॉसिबल, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी बच्चों, इस समय मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं, अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो स्प्रिंग विल ट्राई टू रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एक बच्चा कहता है नहीं सर, मैं देख पा रहा हूं कि पहले के मुकाबले स्प्रिंग के बीच में गैप आ गया है। हाँ, अगर आप स्प्रिंग के इस हिस्से को देखो और आप स्प्रिंग के इस हिस्से को देखो तो यहां पे एक डिफॉर्मिटी आ चुकी है, साफ साफ पता चल रहा है। जस्ट हैव अ केयरफुल लुक। स्प्रिंग का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इस हिस्से में डिफॉर्मिटी आ चुकी है, इस हिस्से में अभी नहीं आई है, यानी इस हिस्से में जो स्ट्रेस लगाया गया उसके कंपैरेटिवली अब आप देखिए डिफॉर्मिटी और भी ज्यादा है। मैं चाहूं तो सेम चीज यहां भी ला सकता हूं। एक बच्चा कहता है अच्छा करके दिखाओ जरा, जस्ट हैव अ केयरफुल लुक। अगर मैं इसे और पुल करता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो आप ध्यान से देखिए, आप नोटिस करेंगे कंपैरेटिव टू दिस अभी भी कम है क्योंकि इसके पास इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी इसे वापस लेकर आ रही है। तो एक स्प्रिंग पे जब मैंने फोर्स लगाया तो अब आप देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैन यू हैव अ केयरफुल लुक कि कैसे मेरा स्प्रिंग डिफॉर्म हो गया। एक बच्चा कहता है क्या आप इसे वापस ठीक करने की कोशिश कर सकते हो? हाँ बिल्कुल करने की कोशिश कर सकता हूं। अब आप नोटिस करिए कि मैं क्या करूंगा। दिस इज हाउ आई कैन स्ट्रेच एंड आई कैन कंप्रेस द एंटायर स्प्रिंग। तो आप देखें मेरी उंगली में मैंने इस तरह से पूरे स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करी है एंड
एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस हिस्से में सेपरेशन आ गई थी वो हिस्सा वापस से मिल जाए। एक बच्चा कहता है चेक करते हैं एक बार, आपने कर तो दिया, इज इट पॉसिबल? नाउ जस्ट हैव अ लुक। देखा आपने? दिस मीन्स दैट दिस मटेरियल has still not lost its elastic properties। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के साथ जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्ट्रेस हम लगाते हैं, स्ट्रेन हम पाते हैं। स्ट्रेस लगाने पर स्ट्रेन कितना आता है और स्ट्रेस कैसे कैसे वैरी करता है स्ट्रेन के साथ, वो सारी चीजों को जब ग्राफिकली स्टडी किया जाता है या ग्राफिकली प्लॉट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आज का वीडियो लेक्चर उसी पे बेस्ड है, इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले बेसिक्स बताना सही समझा। और बेसिक्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस वो फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन वो बदलाव है जो हमें प्राप्त होता है किसी भी मटेरियल में। सो किसी भी मटेरियल में आने वाला जो बदलाव है या किसी भी मटेरियल पे लगाया जाने वाला जो फोर्स है, उनके बीच में जो रिश्ता है, आज हम उसे ग्राफिकली स्टडी करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है या हमारे इस वीडियो लेक्चर की जो हेडिंग है उसे हम कहते हैं ग्राफिकल स्टडी ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या सिंपल शब्दों में कहूं तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, उसे कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये कर्व समझाने के लिए हमने एक y एक्सिस बनाया, हमने एक x एक्सिस बनाया। x एक्सिस पे हमें प्राप्त होता है स्ट्रेन और आपका y एक्सिस पे हम अप्लाई करते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जो बेसिक चीज अभी तक हमने पढ़ी है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने एक चीज का जिक्र किया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। याद करिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं यहां पे लिखूंगा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या मुझे लिखना चाहिए हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एक बच्चा बोला क्या कि दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस जब स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर मैंने मॉड्यूलस लगाया जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। यही वजह है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, यही वजह है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बन जाता है। एक बच्चा बोला क्या बन जाता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि स्ट्रेस कौन से प्रकार का है, डिपेंडिंग अपॉन कि स्ट्रेन कौन से प्रकार का है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बखूबी अच्छे से समझा चुका हूं कि टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक जिसे हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एक जिसे हम कहते हैं शियर मॉड्यूलस, या सिंपल शब्दों में कहूं तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। एक बात करता है लेंथ में आने वाले बदलाव के बारे में जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक बात करता है वॉल्यूम में आने वाले बदलाव के बारे में जिसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और एक बात करता है शेप में आने वाले बदलाव के बारे में जिसे हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। तो सिंपल है ना सर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस आप लगाओगे स्ट्रेन आप पाओगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्ट्रेस आप लगाते जाओगे तो स्ट्रेन भी आप पाते जाओगे? ऐसा नहीं है। एक स्प्रिंग का अगर मैं एग्जांपल देता हूं, वही स्प्रिंग जो मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं इसको इतने हिस्से पे स्ट्रेस लगा रहा हूं तो स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस लगा रहा हूं तो स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस लगाऊंगा स्ट्रेन आएगा, 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 स्ट्रेस लगाऊंगा स्ट्रेन आएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैन यू सी दैट द मटेरियल हैज now lost its property, the spring may not be able to return back to its original position। यानी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ऐसा हो पाता है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं उस पे इस तरह से, तो आप देखिए इस तरह से, तो आप देखिए
I have completely deformed the material. एक पूरे अच्छे खासे स्प्रिंग को मैंने डिफॉर्म कर दिया, मैं इसे बाहर ले जा चुका हूं इसकी इलास्टिक लिमिट से। अब आप देख पा रहे हैं दैट इट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, चाहे मैं जितनी भी कोशिश करूं। दिस मींस कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ आता है। और ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप एक लिमिट तक इस चीज को स्टडी करोगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कानून नहीं है कि स्ट्रेस लगाते जाओगे तो स्ट्रेन मिलता जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके सामने ये स्प्रिंग की हालत आपने देख ली, मैंने स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन मिल रहा था, लेकिन स्ट्रेस लगाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि वो वापस अपनी जगह पे नहीं लौट पाया। दिस मींस द पॉइंट अप टू विच, वो पॉइंट जहां तक ऐसा मुमकिन हो पाता है, यानी वो पॉइंट जहां तक स्ट्रेस लगाने पर हमें बदले में स्ट्रेन मिल पाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से पहले एक प्रोपोर्शनल लिमिट आती है। प्रोपोर्शनल लिमिट वो होता है जहां स्ट्रेस लगाओगे स्ट्रेन पाओगे। प्रोपोर्शनल लिमिट के थोड़ा सा ऊपर जाने पर अगर आप स्प्रिंग को बाहर ले जाते हो तो एक बार को वापस लौट जाएगा, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटेगा। इस चीज को जब ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है या इस चीज को जब ग्राफ पे स्टडी किया जाता है तो ये चीज कैसे दिखाई देती है वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, यानी अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट O है और O से इसे मान लेते हैं A, तो O से A जो हमारा पॉइंट है उसमें A तक अगर मैं मटेरियल को स्ट्रेच करके छोड़ता हूं तो वापस आएगा, यानी इतने हिस्से में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। एक बच्चा बोला कि अगर आप इसके बाहर चले गए तो, एक बच्चा कहता है मैं तो थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा, मतलब कि एक बच्चा कहता है कि मैं A से B तक जाऊंगा। एक बार देखिए, एक बच्चा कहता है कि मैं O से A पे गया और मैं O से A पे जाने के बाद B पे जाऊंगा। हल्का सा जो B पे जाने का जो कर्व होता है वो हल्का सा टेढ़ा होता है, हल्का सा। अब B पे जब आप जाते हो तो इस O से A तक प्रोपोर्शनल लिमिट थी। अब A से B तक हम ये नहीं कहते कि मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर आ चुका है, इसके बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब हुआ कि O से A तक हुक्स लॉ, O से A तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, हुक्स लॉ फॉलो होता है। A से B तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, लेकिन but material will return. I repeat my sentence. But material will return along the path. यानी जो मटेरियल है वो लौट आएगा किस रास्ते? भाई B पे छोड़ोगे तो BAO, यानी वो लौटेगा BAO। एक बार मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों इसे देख लीजिए, इसे घूर लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम B वाले पॉइंट को, या आप कह सकते हैं कि A से B वाले पॉइंट को हम इसकी इलास्टिक लिमिट मानते हैं, यानी इलास्टिक लिमिट का आखिरी हिस्सा, रैदर मुझे कहना चाहिए इलास्टिक लिमिट का आखिरी हिस्सा, जिसके बाद इलास्टिक लिमिट से वो बाहर निकल जाएगा। यानी अगर B के थोड़ा सा और आगे मैं गया, B के थोड़ा सा और आगे में गया तो एक पॉइंट होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पॉइंट C। अब पॉइंट C पे पहुंचकर, बहुत ध्यान से देखना, पॉइंट C पे पहुंचकर ऑब्जेक्ट अब अपने इलास्टिक लिमिट से बाहर आ चुका है। आप उस पे स्ट्रेस लगा रहे हो, बदले में स्ट्रेन पा रहे हो, लेकिन जब तक स्ट्रेस लगा रहे थे तब तक स्ट्रेन पा रहे थे, तब तक जब तक कि चीजों का काम इलास्टिक लिमिट में हो रहा था। एक बार इलास्टिक लिमिट से बाहर चले गए तो बाहर जाने पर पता ये चला कि आपके द्वारा स्ट्रेन तो आ रहा है, अभी स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस आप ऑलमोस्ट लगा चुके हो, तभी आपने देखा कि यहां पे स्ट्रेस बढ़ रहा था तो स्ट्रेन बढ़ रहा था, अभी स्ट्रेन बढ़ रहा है, यानी उसमें और खिंचाव आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। यही तो हुआ, आपने नोटिस किया कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स लगा के स्ट्रेन आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, स्ट्रेन अभी आ रहा है,
यानी इलास्टिक लिमिट के इमीडिएट बाद कोई मटेरियल तुरंत टूटे ये जरूरी नहीं है। कौन चाहता है कि कोई भी मटेरियल तुरंत टूट जाए? आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता कि कोई भी मटेरियल तुरंत टूट जाए। एक बच्चे के मन में तुरंत ख्याल आ गया रबड़ बैंड का, कह रहा है यार वो तो फटाफट टूट जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रबड़ बैंड का इलास्टिक लिमिट वाला जो पॉइंट है वो उसके ब्रेकिंग पॉइंट के बहुत नजदीक है। अब एक बच्चे ने फट से पूछ डाला कि इलास्टिक लिमिट आपने बोला, सुनाई दे रहा था, ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या चीज है? मैं जरूर बताऊंगा, ध्यान दीजिए मेरी बातों पे, जो अभी मैंने समझाया उस पे ध्यान दीजिए कि पॉइंट सी पे हम पार्टिकल को ले गए। पॉइंट सी पे पहुंचकर द पार्टिकल इज नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक along the original path, rather इस पॉइंट सी पे पहुंचकर पार्टिकल हल्का सा बी पे तो आ जाएगा, लेकिन बी के बाद वो इस रास्ते लौटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यानी वो बी ओ के रास्ते ना लौटकर बी ओ डैश के रास्ते लौटेगा। एक बार अच्छे से देखिए, दो बार अच्छे से घूरिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं दैट द पार्टिकल विल नॉट फॉलो, यानी सी पॉइंट पे पहुंचकर पार्टिकल विल नॉट फॉलो CBAO, rather हम ये भी कह सकते हैं कि B पे आने की बजाय वो C से ही लौटेगा। आप लौटेगा जैसे लौटना तो वैसे भी नहीं है, वो डिफॉर्म हो चुका है। लौटना तो उसे वैसे भी नहीं है क्योंकि वो डिफॉर्म हो चुका है, वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी अब गवा चुका है। तो CO डैश इस बात को इंडिकेट करता है, CO डैश इस बात को इंडिकेट करता है कि वो ऑब्जेक्ट, या मुझे कहना चाहिए कि वो मटेरियल, या मुझे कहना चाहिए वो मटेरियल अब इलास्टिक लिमिट से बाहर आ चुका है। वो मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर आ चुका है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो और बिल्कुल सही आप समझ रहे हो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। अब पॉइंट सी पे पहुंचकर हम पॉइंट सी को एक और नाम से पुकारते हैं, इसे एक और नाम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं प्लास्टिक लिमिट, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट प्लास्टिसिटी शो कर रहा है। यानी पॉइंट सी पे पहुंच, I repeat my sentence. At point C, object shows plastic behavior. Object shows प्लास्टिक बिहेवियर, और हुक्स लॉ या इलास्टिक बिहेवियर शो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इट शोज प्लास्टिक बिहेवियर एंड, और ताकत लगाने पर वो टूट सकता है। एंड और ताकत लगाने पर, और ताकत लगाने पर टूट सकता है, यानी टूटना शुरू हो जाएगा, और ताकत लगाने पर टूट सकता है। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आपको जो है नजर आ रहा, इस ग्राफ को अच्छे से देखो। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को सब कुछ समझ आ रहा। यानी इस पॉइंट सी के बाद, अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, तो पॉइंट सी के बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे और थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने की कोशिश करता हूं, तो हमें स्ट्रेन तो मिलेगा, हमारा स्ट्रेन तो बढ़ेगा। यानी पॉइंट सी के बाद हमारा स्ट्रेन बढ़ता है। हमारा पॉइंट सी के बाद, मुझे कहना चाहिए पॉइंट सी के बाद हमारा स्ट्रेन बढ़ता है, यानी पॉइंट डी की बात करूंगा। तो सी से डी वाला जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब कि भैया अब ये टूटने की कगार पे आ चुका है, अब ये टूटने की कगार पे आ चुका है। मटेरियल कह रहा है भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, आपने जितनी ताकत लगाने की आप लगा चुके हो, आपकी ताकत से मेरे अंदर भी स्ट्रेन आ रहा है। इसके बाद ये ग्राफ यहां जाता है और पॉइंट ई और पॉइंट एफ पे खत्म हो जाता है। अब सवाल आता है सर कि ग्राफ बढ़ा, फिर हल्का सा ऐसे और ऐसे। जब आप किताब खोल के देखोगे, वो जरूरी है, जब आप किताब खोल के देखोगे तो किताब में भी आपको ग्राफ कुछ ऐसा ही नजर आएगा। इसलिए एक बार इसे अच्छे से देखो कि यहां पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और किस तरीके से मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखाने की कोशिश करी है, और ग्राफ में कौन सी चीज का क्या मतलब है और ग्राफ में कौन सी चीज क्या कहने की कोशिश कर रही है। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने कहा कि सी से डी यील्ड पॉइंट है, यानी ये टूटना शुरू कर चुका है, अभी टूटा नहीं है, किसी भी पॉइंट पे टूट सकता है, किसी भी पॉइंट पे टूट सकता है। इसलिए ये वाला हिस्सा शो करता है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ, या मुझे कहना चाहिए यूटीएस,
यूटीएस का मतलब होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि भाई तू कितनी आसानी से और कितनी देरी से टूटेगा। और एफ पॉइंट इज अ पॉइंट जब ये फाइनली टूट जाता है, इसे हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। और ब्रेकिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को हम कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, उसे कहा जाता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। मैंने आपको पूरा ग्राफ बनाकर इस पूरे ग्राफ में हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाने की कोशिश करी है, बट पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये कि मेरे समझाने के साथ साथ अगर आप अपने सामने किताब खोल लोगे ना, तो आपको वही सारी बातें जो मैं बता रहा हूं किताब में भी सुनने को मिलेंगी, इनफैक्ट किताब में देखने को मिलेंगी, और जो बातें मैंने कही है ना, वो वहां पढ़ने को मिलेंगी। और जब आप उन्हें पढ़ोगे ना, तो आपको मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। जी हां मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार बोर्ड पे डालिए अपना पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई भी बच्चा किसी भी बात से जरा भी परेशान। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच वन ऑफ यू मस्ट पे कंप्लीट अटेंशन। और जो देंगे आप अपना कंप्लीट अटेंशन, है मेरी गारंटी कि आपको होगा उससे फायदा और मिलती रहेगी आपको सफलता की पेंशन। सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, दिस एंटायर ग्राफ is not a graph of any specific material, but yes, this graph can be applied to any good elastic material। यानी कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो एक अच्छा खासा इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, उस मटेरियल पे ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सभी मटेरियल्स का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सेम आए ये जरूरी नहीं है। आप एक चीज नोटिस करो, इस मटेरियल का ब्रेकिंग पॉइंट एफ पे है, यानी ब्रेकिंग पॉइंट एफ, और वो पॉइंट जब ये अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर आया था, इलास्टिक लिमिट से बाहर आने के बाद और टूटने में काफी लंबा समय बीता है। हमेशा याद रखना, कोई भी मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल, इस बात से अनुमान नहीं लगाया जाता कि वो कितना खींच सकता है। ये बच्चों वाली बातें हैं। 11th क्लास के स्टूडेंटों, आज के बाद इलास्टिक बिहेवियर का मतलब ये मत समझना कि कौन सी चीज खींच सकती है। आज के बाद इलास्टिक बिहेवियर का मतलब यह समझना कि कौन सी चीज आसानी से टूट नहीं सकती। आपको बताना चाहूंगा कि इलास्टिसिटी डज नॉट मीन्स स्ट्रेचिंग ऑलवेज। हर चीज खिंचे ये जरूरी नहीं है, और अगर आप किसी चीज पे ताकत लगाते हो या उसको स्ट्रेच करते हो, तो वो कितनी मुश्किल से टूटेगी, उतना अच्छा उसका इलास्टिक बिहेवियर माना जाता है। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर आते ही तुरंत टूट जाए। ना आप चाहते हो, ना मैं चाहता हूं। अगर ऐसा हुआ तो फिर उस मटेरियल को इस्तेमाल करना ही बेकार है। कभी रबड़ बैंड को देखा है, हल्का सा बाहर आता है तुरंत टूट जाता है। जी हां, क्योंकि वो एक ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि वो एक ऐसा मटेरियल जल्दी टूट जाता है। ऐसा ये नहीं कहूंगा कि वो इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। डिपेंड भी तो करता है ना कि रबड़ की क्वालिटी क्या है। तो आप एक नॉर्मल मामूली सा रबड़ बैंड लोगे तो आसानी से टूट जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अच्छी क्वालिटी का रबड़ बैंड लोगे तो शायद आसानी से ना टूटे और टूटने में टाइम ले। स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं या अलग अलग ऐसे मटेरियल्स की बात करूं जिन पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाने की कोशिश की जाती है। गौरतलब किस तरह का एग्जांपल देना चाह रहे हो सर आप? मेरा मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि सड़कों पे जब कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उस गाड़ी को टो करने के लिए, टो मतलब उस गाड़ी को लेने के लिए क्रेन आती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि क्रेन का काम क्या है? उस गाड़ी को लिफ्ट करके लेके जाना। क्या आप ये चाहते हो कि जिस रस्सी का वो इस्तेमाल करते हैं, खास करके बहुत मजबूत स्टील का रोप होता है वो, यस दैट्स अ स्टील आयरन रोप, आसानी से टूटने वाली रस्सी नहीं होती है। और ये चीज मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, एक बार दोबारा दोहरा रहा हूं, अपने दिमाग में बिठा लो कि गुड इलास्टिक बिहेवियर डज नॉट मीन्स स्ट्रेचेबिलिटी। गुड इलास्टिक बिहेवियर मीन्स नॉट इजिली एबल टू ब्रेक। किसी भी चीज का आसानी से ना टूट पाना ही उसके अच्छे इलास्टिक बिहेवियर का अनुमान हमें देता है। तो क्रेन वाला ये कभी नहीं चाहेगा कि जिस रस्सी का वो इस्तेमाल कर रहा है उस रस्सी से गाड़ी को लटकाने पर गाड़ी टूट जाए। तो क्या गाड़ी का वजन
उस पे स्ट्रेन पैदा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कौन चाहता है कि गाड़ी के लटकने पर जब वो स्ट्रेच हो तो अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल के वो टूट जाए? कोई नहीं चाहता। तो हमेशा याद रखना, इट इज ऑलवेज गुड कि इलास्टिक लिमिट से बाहर आने वाला पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट में फर्क होना चाहिए। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका इलास्टिक लिमिट से बाहर आने वाला पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट बहुत नजदीक होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफ बनाकर दिखाता हूं। ये ग्राफ y एक्सिस, ये ग्राफ x एक्सिस, ये बन गया बस। तो आप नोटिस करो, अगर ये इलास्टिक पॉइंट है तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। एक बच्चा बोला ऐसा कौन सा मटेरियल होता है? होता है बच्चों, इस तरह के जो मटेरियल होते हैं वो बेसिकली ब्रिटल मटेरियल्स हैं। ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल का मतलब आसानी से टूटने वाले, उनका इलास्टिक बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लास आसानी से टूट जाता है, ये आपको भी पता है, उसका एक अच्छा खासा इलास्टिक बिहेवियर नहीं है। लेकिन अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ध्यान में रखते हुए जितने भी मटेरियल्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये आपको अभी सिर्फ सुनाई दे रही है, लेकिन जब आप किताब खोलोगे ना तो वहां लिखी हुई दिखाई भी देगी। दिस इज द रीजन दैट व्हाई आई ऑलवेज से दैट यू मस्ट रेफर द बुक while I teach. You must keep the book open alongside with you. अपने साथ किताब खुली रखो ताकि मेरे द्वारा बताए जाने वाली, मेरे द्वारा समझाए जाने वाली सभी बातें अच्छे से ना सिर्फ समझ आए, rather दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि दिखाई दे रही हैं। So दोबारा बोलता हूं, depending upon different stress strain curve relationship, it has been found that materials are of different types. These materials has been divided into 3 major categories. पहला, डक्टाइल मटेरियल्स। आप बचपन में पढ़ चुके हो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है। वो सभी मटेरियल जिनकी तारें बनती हैं, वो सभी मटेरियल जिनके स्प्रिंग बनते हैं, जैसे कि कॉपर, जैसे कि स्टील। ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही होता है, एंड दीज मटेरियल्स आर जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग स्प्रिंग्स। लेकिन जिन मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा होता है जहां पे उनका इलास्टिक लिमिट से बाहर आने वाला पॉइंट और उनका टूटने वाला पॉइंट एक दूसरे के बहुत पास लाई कर रहे हो, मटेरियल फट से टूट जाएगा यार। कौन चाहता है? आप चाहते हो? मैं तो नहीं चाहता। इस तरह के मटेरियल्स को कहते हैं हम ब्रिटल मटेरियल्स। क्या इनकी मदद से हम कोई तार, कोई स्प्रिंग या कुछ लटकाने वाला मटेरियल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एंड देन कम द थर्ड कैटेगरी, जैसे हम कहते हैं इलास्टोमर्स। एक बच्चा बोला ये इलास्टोमर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा। इलास्टोमर्स वो मटेरियल होते हैं जो इलास्टिक बिहेवियर ढंग से शो ही नहीं करते और उनका हुक्स लॉ तो वो बिल्कुल फॉलो नहीं करते, और ऊपर से उनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं होता। उनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मैं जगह ढूंढ के बनाना चाहूंगा, इसे मॉड्यूलस की जो जगह है इसे खाली कर देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि इलास्टोमर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। y एक्सिस, x एक्सिस और इलास्टोमर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है बेसिकली, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ। इस ग्राफ को साफ देख के हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो मटेरियल है वो अपनी इलास्टिक रेंज, अगर आप नोटिस करेंगे इसका जो इलास्टिक रीजन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहां पे जो मटेरियल है वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं है, और यही वजह है कि ये मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा बट हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। आप ये सोचो कि स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन आया, नहीं। इलास्टिक रेंज है इसकी, आप ये मत सोचो कि इलास्टिक रेंज नहीं है। भाई इलास्टिक मटेरियल का ग्राफ बना रहे तो इलास्टिक रेंज तो है ही ना, लेकिन हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। इस तरह का जो मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, टिब्यूल्स हैं, रबर बैंड को भी इलास्टोमर्स की कैटेगरी में रखा गया है। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आई वांटेड ईच वन ऑफ यू टू प्लीज कीप इनटू योर माइंड, ताकि आपका कहीं पे भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। एक चीज और बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, कोई भी मटेरियल को जब हम किसी भी चीज को लटकने के लिए या कोई लोड संभालने के लिए सेलेक्ट करते हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक जिसे हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस,
एक जिसे हम कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करूं तो जगह बनाना चाहूंगा। चलो इलास्टोमर्स को हटा देता हूं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिठा लीजिए। दैट ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। यानी कोई भी मटेरियल या कोई भी रस्सी जिस स्ट्रेस से टूटेगी वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि रस्सी कितनी लंबी है। यस, द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द मटेरियल, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी जो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है जिस पे वो टूट जाएगी, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने रस्सी 2 मीटर की ली है या रस्सी आपने 4 मीटर की ली है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बड़ा है, तो उसी पे डिपेंड करेगा। ग्रेटर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेसर इज गोइंग टू बी द ब्रेकिंग स्ट्रेस। एंड आप कह सकते हैं स्मॉलर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ग्रेटर इज गोइंग टू बी द ब्रेकिंग स्ट्रेस। हालांकि चीजें वैरी जरूर करती हैं, बट एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। वो क्या है? सुनो ध्यान से, कि किसी भी मटेरियल का जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मान लो मुझे ये पता है कि एक तार 40 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पे टूट जाएगी। अब आपको क्या लगता है 40 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पे टूटने वाले तार पे आप 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लटका सकते हो? ना, बिल्कुल नहीं। वर्किंग स्ट्रेस वो जो हम उसमें लगा रहे हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस वो जिससे वो टूट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, वर्किंग स्ट्रेस शुड ऑलवेज बी लेस देन द ब्रेकिंग स्ट्रेस। यानी जिस स्ट्रेस पे आप उससे काम करवा रहे हो वो उस स्ट्रेस से जिस पे वो टूट जाएगा उससे कम होना चाहिए, तो आप सेफ्टी लिमिट में काम कर पाओगे। मतलब आपका मटेरियल सेफ है। हाँ भाई लटक जा, ये आसानी से नहीं टूटेगा, तेरे जैसे 4 लटकेंगे तब टूटेगा, तू तो अकेला है, अटक जा। बात समझे? किसी भी झूले पे जब किसी बड़े आदमी को बैठा देते हैं छोटे बच्चों के झूलों पे, तो क्या वो झूला उस बड़े आदमी का वजन झेल पाता है? नहीं झेल पाता, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस उसके वर्किंग स्ट्रेस के नजदीक पहुंच जाता है, तभी वो टूट जाता है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड ईच वन ऑफ यू to keep in your mind. This is what I wanted each one of you to understand thoroughly. एक बच्चा कहता है तो सर अब क्या माने हम कि सॉलिड्स का एक चैप्टर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। सॉलिड्स के इस चैप्टर में अभी अगर कुछ बचा है तो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। और एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी से ही ताल्लुकात रखते हुए कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट जो आप किताब में जरूर देखोगे उसे हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं इलास्टिक फटीग, हाँ फटीग, थकान वाला फटीग। ये सारी बातें अभी मेरे द्वारा बतानी बाकी है, बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, थोड़ा सा और कराऊंगा, इंतजार है मेरी गुजारिश तब तक कि मत करना अपना समय बेकार। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, लौट के आऊंगा एक बार लेके तीसरा लेक्चर फिर से आपके पास, जिसमें मैं आपको सॉलिड्स के टॉपिक में बची हुई बातों को अच्छे से समझाऊंगा और इस यूनिट के इस भाग 1 का पार्ट 1, बहुत बड़ी यूनिट है, पार्ट 1 का खात्मा कराऊंगा। सो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पे पूरा दीजिए ध्यान, ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। इस वीडियो लेक्चर को और इस सारी बातों को समझने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो वो भी करना ना भूले। थैंक यू वंस अगेन।